गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन। नोट्स पढ़ रहे थे, इनकम और एक्सपेंस की बात हो चुकी थी। इनकम्स में हमने यूँ पढ़ा बिजनेस रिलेटेड जो भी रिसीट है सब आपकी इनकम है। खर्चे के बारे में हमने पढ़ा कि सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी स्पेसिफिक ध्यान दिया है, क्योंकि जितना भी झोलझाल होता है वो खर्चों में ही होता है। इनकम के लिए तो उन्होंने बोल दिया जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हो सब ले लो, सब बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है अगर बिजनेस रिलेटेड है तो। खर्चे में उन्होंने क्या बोला कि हम खर्चों को 4 कैटेगरी में बांटेंगे। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, एक्सप्रेसली नॉट अलाउड, expenses allowed under general commercial principles, expenses disallowed under certain circumstances। इसमें से हम पहले वाले पे थे expenses expressly allowed। वन बाय वन हमने जितने पॉइंट डिस्कस किए थे उसका एक ब्रीफ रिवीजन। पहला खर्चा बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड, जिस जगह पे आप बिजनेस करते हो अब उससे रिलेटेड सारा खर्चा एक्चुअल बेसिस पे आपके बिजनेस प्रोफेशन में अलाउड है। उस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। रिपेयर इंश्योरेंस में इंस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, तो यार ये बोले कुछ भी, हम यूँ समझेंगे कि बिजनेस में काम में आने वाली प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है ना आपका, वो सब बिजनेस में अलाउड है। अब आप जितना भी सोचो खर्चा उसमें दो ही होता है, या तो आप उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओगे या फिर आप उसका इंश्योरेंस कराओगे। इसके सिवा तीसरा खर्चा बता दो आप। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के में इस दो के सिवा तीसरा खर्चा बताओ आप जो खर्चा हो। नया परचेज कर रहे हो तो असेट आ रहा है, ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। बाकी ये दो ही खर्चे होते हैं, सब अलाउड है जितना भी खर्चा हो। फिर है डेप्रिसिएशन। मैंने कहा ये बिजनेस प्रोफेशन का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है, हमें डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। हम इसका एक ग्लिम्स कैपिटल गेन में लेके आए हैं। जितना कैपिटल गेन में पढ़ के आए हैं वो तो सारा का सारा नॉलेज यहाँ पे अप्लाई होगा ही होगा, उसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अपन को पढ़ने, तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। अगला था आपका टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ये हमने पहली बार पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा और हमें ये समझ में आया कि यार ये टी कॉफ़ी रबर ये तीन ऐसी कमोडिटी है जिसमें एग्रीकल्चर भी इंट्रोड्यूस होता है और बिजनेस का प्रोसेस भी आता है, ठीक है। तो यार सरकार ने क्या कहा कि हमारे देश में इन तीनों के प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी है, इन तीनों की बिजनेस यूनिट्स हमारे यहाँ कम है। तो एक काम करते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए आपको एक रिबेट देते हैं कि आप अगर ऑलरेडी इस एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो तो आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का 40% अगर आप टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट अलग से एक बैंक अकाउंट खुलवाओ, उसमें पैसा जमा करवा दो, तो अप टू 40% का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सर जो पैसा जो हम जमा कराए उसका क्या करना है, उसका आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, ठीक है। अब 40% तो डिडक्शन वहाँ मिल जाएगा। रिमेनिंग 60% जो इनकम है उसके भी हम दो पार्ट करेंगे, 60-40। 60-40 सिर्फ टी के केस में होता है। कॉफ़ी और रबड़ के लिए ये रेशियो अलग है जो अपन अलग पार्टली एग्रीकल्चर इनकम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल टी के लिए क्वेश्चन आता है, आप टी के लिए ही समझो। टी के लिए वापस से रेशियो हो जाता है 60 और 40। 60 हो जाता है बिजनेस की इनकम, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम, 40 हो जाता है बिजनेस की इनकम। एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट है, 40% पे आपको टैक्स देना है। तो मैंने 100 करोड़ का एग्जाम्पल लिया था, 100 करोड़ में से 40 करोड़ तो वैसे ही 33A-B में एग्जेम्प्ट हो गए, बचा 60 का भी 60%, 36 करोड़ आपका एग्रीकल्चर इनकम में एग्जेम्प्ट हो गए। 40%, 60 का 40%, 24 करोड़ आपके बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, ठीक है, ओके। फिर आया एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। इसमें हमने खोदा पहाड़ और निकली चोइया वाला कंसेप्ट था। इसमें उन्होंने कहा कि आप अगर साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो पहले तो हम दो कैटेगरी में बांटेंगे कि इन हाउस खुद कर रहे हो कि किसी और को करने के लिए डोनेशन दे रहे हो। खुद कर रहे हो तो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब खर्चा आपने कब किया और कैसा किया, रेवेन्यू किया कि कैपिटल किया। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो बिजनेस कमेंस होने के पिछले 3 साल का खर्चा भी कमेंसमेंट वाले ईयर में अलाउड है, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सैलरी ऑफ स्टाफ, बस ये 2 चीज़। करंट ईयर में जब बिजनेस कमेंस हो चुका है उसमें तो सारा ही खर्चा क्या है, अलाउड है। वापस आ जा बेटा, है ना, उसमें सारा खर्चा अलाउड है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, करंट ईयर का भी और पिछले 3 साल का भी, दोनों में एक्सेप्ट लैंड। तो खास बात इसमें किसकी निकली, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही निकली। दूसरी चीज़ों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो 100% अलाउड होता है, याद रहेगा। फिर हम कर रहे थे डोनेशन। डोनेशन डिपेंड करता है किसको कर रहे हो।
तो यूनिवर्सिटी नहीं, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इन चार को साइंटिफिक रिसर्च के लिए दो कि सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दो, दोनों 100%। मतलब इन चार को तो दोनों चलेंगे, साइंटिफिक भी चलेगा और सोशल स्टैटिस्टिकल भी है। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा था परसेंटेज तो सब में कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है, तो परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, पर्पस याद रखने की जरूरत है। चार को साइंटिफिक भी चलेगा, सोशल भी चलेगा। किसी और कंपनी के दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक 100%, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी को दे रहे हो अंडर ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू यूज द डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक अप्रूव प्रोग्राम, मतलब हम यहाँ रखते हैं इसको अंडर अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो आप अप्रूव प्रोग्राम के लिए दे रहे हो, 100% इधर भी मिलेगा। ठीक है यार, पहले ये टॉपिक थोड़ा हैवी हुआ करता था क्योंकि अलग अलग परसेंटेज हुआ करते थे, वेटेड डिडक्शन हुआ। अब ये टॉपिक लल्लू हो गया, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिकल वाइज भी देखेंगे ना तो लल्लू हो गया। पहले तो क्या होता था कि ये लोग पीएनएल बना के देते हैं आपको, क्वेश्चन का पैटर्न समझा रहा हूँ मैं आपको। ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल के देते हैं, पर वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो किसी अनाड़ी ने बनाया होता है जिसको इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो उसने तो सारी इनकम ले ली, सारे खर्चे ले ली। हमें क्या करना होता है, इस इनकम में से सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को रखना होता है और इन खर्चों में से सिर्फ अलाउड खर्चों को लेना होता है, फिर अपना प्रॉफिट हमें निकालना होता है। तो हम क्या करते थे कि वापस से पूरा पीएनएल बनाए। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? यहां देखना, मान लो उन्होंने पीएनएल अकाउंट बना के दिया, सारी इनकम उन्होंने ले रखी है, सारे खर्चे उन्होंने ले रखे हैं और यहां पे निकाल रखा है उन्होंने नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जैसा आप कैश फ्लो बना के आते हो। डायरेक्ट मेथड में तो क्या होगा, यार तुम्हारा वाला पीएनएल तो क्या है, गलत है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पीएनएल खुद का बनाता हूँ, उसमें से मैं वही इनकम लूंगा जो अलाउड है, जो अलाउड नहीं है उसको मैं नहीं लूंगा। मतलब ये 1, 2 और 3, उसमें मैं वही सारे खर्चे लूंगा जो अलाउड है, जो अलाउड नहीं है उसको मैं नहीं लूंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलाउड हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मेरा प्रॉफिट मैं निकालूंगा, ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। पर मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये लेंदी होता है। क्यों लेंदी होता है, पूरा पीएनएल मुझे वापस से बनाना पड़ा यार, बेवकूफ़ी है। तो फिर क्या करें, इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या करेंगे, हम इनका नेट प्रॉफिट खुद उठाएंगे कि ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में तुमने ये 2 इनकम ले रखी है, ये तो तुमने ले रखा है, ये तो सही है, लेना ही था, मैं भी लेता। ये 2 इनकम तुमने एक्स्ट्रा ले रखी है जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, फिर तुमने 1, 2, 3 और 4 खर्चे ऐसे ले रखे हैं जो अलाउड नहीं है और तुमने माइनस कर रखे हैं, तो मैं वापस से इन खर्चों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया मेरा टैक्सेबल इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, यही हम फॉलो करते हैं क्योंकि यही सही है, इसमें टाइम बहुत सारा सेव होता है। अब यार इन खर्चों में, पहले में और अभी में, पहले मेंटोस और अभी आम जिंदगी में फ़र्क क्या आ गया कि इन खर्चों में मैं देखता था कहीं पे साइंटिफिक रिसर्च भी गिवन है। ठीक है, 1 लाख रुपए का, तो पहले के ज़माने में साइंटिफिक रिसर्च करो, डोनेशन दो किसी को 1 लाख रुपए का, तो उसका तो 150% या 200% अलाउड होता था। तो जितना दिया है उतना तो यहाँ लिखा हुआ है। मान लो 150% अलाउड है, तो 1 लाख आपने दिया है तो 1.5 लाख अलाउड होना चाहिए। तो 1 लाख जो दिया है वो तो यहाँ अलाउ हो ही रहा है, मैं सिर्फ 50,000 रुपीज़ और माइनस करता था। ठीक है, तो मेंटोस जिंदगी याद रखना पड़ता है, कितना करना है कितना नहीं। अब तो ये है ही, अब तो सर जो 100% ही अलाउड है और वो इन्होंने यहाँ ले भी रखा है, तो बिल्कुल सही कर रखा है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ में आया? तो अब ये बहुत ईजी हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है अलाउड है कि नहीं। अलाउड है तो जयराम जी की, अलाउड नहीं है तो चलो भैया इनको वापस से क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, लाओ दोनों मोबाइल तो दो मेरा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ओके। हाल फिलहाल मतलब वो जो मैंने शुरू में बोला, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, पढ़ाया साला पूरे 2 पेज भर के और निकला क्या, कुछ भी नहीं।
जो दे रखा है वो क्या है, अलाउड है, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉज करता हूं, हाँ जी हेलो, चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक बढ़े अपन, हाँ रेडी, अभी तक का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी यार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काम के टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, और यही चीज़ परेशान करती है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। मैंने बताया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, अलग अलग तरीके के खर्चे आएंगे, उन खर्चों में से किसी 5 से 6 खर्चों में ये कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट है सिर्फ आपका उस टाइम पे ये रूल क्लिक होना। रूल समझाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है सो है, समझाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट है आपके पार्ट में उन रूल्स को एक साथ याद रखना, ठीक है। तो अगला रूल जो है भाई, यश वापस आ जा, सोना नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट, सेक्शन 35A, if the copyright and patent right was acquired before 1st April 1988, then the deduction of cost will be allowed in 14 equal installment। पहले रूल सुनो और फिर इस रूल का मतलब बेकार है ये रूल, क्यों बेकार है ये भी समझो। रूल ये कहता है कि अगर आपने 1988 से पहले कोई पेटेंट या कॉपीराइट परचेज किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो बताओ कोई बात है, कोई सेंस है इस बात का? क्यों? क्योंकि 88 को बीते कितने साल हो गए भाई? 34 से 36 साल हो गए। तो जिन्होंने इससे पहले खरीदा होगा उनको 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल चुका होगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं ना सर। ये रूल तो किसके लिए है? जो पेटेंट एंड कॉपीराइट मैंने 88 के पहले खरीदे हो उसके लिए। सर अगर 88 के बाद खरीदे हो तो उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक आर अदर इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है 25%। कितना लगता है? 25। तो अगर मैं करंट ईयर में कुछ खरीदूंगा तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 25%। ये तो 1988 के पहले का रूल है। सर अगर ये रूल इतना ही बेकार है, मतलब का नहीं है, तो काय को लिख रखा है आपने? ऐसे तो 50-60 साल में जितने भी इनकम टैक्स के रूल्स होंगे सब लिख दो ही क्या है जो काम के नहीं है। काय को लिखा है? लिखा इसलिए है, देखो इसके बाद एक बोल्ड में एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ो अपने नोट्स में पढ़ो। दिस सेक्शन इज इररिलेवेंट फॉर द करंट ईयर बिकॉज 14 ईयर्स हैज बीन पास फ्रॉम 1998 है, 98 लिखा हुआ है। बट इफ such assets has been sold in current year and any amount of deduction has been recovered, then it shall be considered as income under this head। तो देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू। कि मान लो मैंने कोई पेटेंट 14 लाख रुपीस में खरीदा था 1988 से पहले, तो 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उस 14 लाख का 1-1 लाख करके पूरा डिडक्शन मिल चुका। तो आज की तारीख में मेरी बुक्स में वो पेटेंट कितने का है? 0। अभी यूँ कह रहा है कि जिसकी वैल्यू आप 100% राइट ऑफ कर चुके हो और उसको मान लो आप करंट ईयर में सेल कर दो। अब अगर आप सेल करते हो तो उससे जो भी पैसा रिकवर होता है वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। लेकिन लॉजिक क्या लगेगा? इनकम उतनी ही मानेंगे जितना बिजनेस एंड प्रोफेशन का खर्चा माना जाए। मैंने वो खरीदा 14 लाख, राइट ऑफ करते करते उसका हो गया 0। अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ 4 लाख, तो डिडक्शन तो 14 का लिया था ना, 4 ही रिकवर हो गए इनकम। 10 में 10 इनकम, 14 में 14 इनकम, 15 में 14 इनकम, 1 लाख कैपिटल गेन, 1 लाख कैपिटल गेन। रहेगा याद ये? एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगला वाला, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, बस ये इनकी टेक्निकल भाषा में अलग अलग है। एक में बोला है स्पेक्ट्रम, एक में बोला है ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती होंगी, हमें इनकी टेक्निकल में घुसने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ इतना समझो, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? आपने सुना है? मैंने आपको बताया है ना कि बीसीसी में आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं है। बोल रखा है ना मैंने पहले आपको, बोला नहीं बोला? क्या बोला है? अपन पढ़े क्या? वो कर लेंगे उनका काम, इतना जरूरी नहीं है। अपन को वो सीखना जरूरी नहीं है, अपने लिए ये सीखना ज़्यादा जरूरी है। भाई परमेश कोई मर गया? जिंदे हैं सब, सारे मोहल्ले के कुत्ते सब जिंदा है? अभी आओ, मीन्स आप लोगों ने शायद 2G घोटाला सुना हो कि नहीं सुना हो? नहीं सुना तो मत सुनो, कोई बात नहीं, बहुत पुराने जमाने का घोटाला है। चारा घोटाला सुना है आप लोगों ने? वो उससे पहले हुआ था, कोई मतलब के नहीं है। अभी आपने PM केयर फंड का घोटाला सुना है? सुना है, वो सुन लो, वो काम का है तुम्हारा। तुमने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला सुना है तुमने? नहीं। अभी ED किस तरीके से वर्क कर रही है सुन रहे हो तुम लोग? तो न्यूज़ देखा करो, बहुत काम किए, पर इन सब का हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो सिंपल सी इतनी बात सुनो कि हमारे देश में कोई भी मोबाइल नेटवर्किंग की सर्विसेज ऑपरेट करेगा तो उसको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? पड़ेगी। सरकार फोकट में परमिशन देगी क्या? नहीं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए में, लाखों तो नहीं, करोड़ रुपीज़ में इस चीज़ की परमिशन देती है किसी कंपनी को कि आप यहाँ पे टावर लगा सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकते हो। तो हम उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि उस कंपनी ने अगर सरकार को करोड़ रुपीस देके वो लाइसेंस खरीदा है तो वो लाइसेंस की कॉस्ट को हम किस तरीके से हमारे बिजनेस में खर्चा मानेंगे? सिंपल। तो सर इसके लिए स्पेशल रूल अभी भी एग्जिस्ट करता है कि ये इंटेंजिबल असेट्स के ब्लॉक में जाके ऐड नहीं होगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। ये लाइसेंस आपको एक फिक्स लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, मतलब फिक्स लाइफ के लिए दिया गया है आपको। जितनी इसकी लाइफ है उससे इसको इक्वली क्या कर दो, डिवाइड कर दो ऑन पेमेंट बेसिस में। सर ऑन पेमेंट बेसिस क्या मतलब? तो पहले तो सिंपल समझते हैं। मान लो 100 करोड़ में मैंने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का लाइसेंस सरकार से लिया, सरकार ने वो लाइसेंस मुझे 10 साल के लिए दिया। 100 करोड़ डिवाइड बाई 10, हर साल का डिडक्शन मुझे कितना मिलेगा? 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। आम जिंदगी। हाँ, अब मेंटोर्स की तरफ चलते हैं। मेंटोर्स जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ को कवर करती है। वो कहती है अरे भाई कौन देगा सरकार को 100 करोड़, पहले इतने पैसे होने भी तो चाहिए। तो सरकार कंपनीज के साथ नेगोशिएट करती है और ये पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है। पहले मान लो 40 करोड़ ले लिए, फिर 3 साल बाद 4 साल बाद 60 करोड़ और ले लिए। तो क्या करती है सरकार कि ये जो 10 साल का लाइसेंस है, इस 10 साल में अपफ्रंट तो उन्होंने 40 करोड़ ही लिए। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं तूने जितना पे किया है ना उतने की डिडक्शन तेरी चालू हो जाएगी, भले ही तेरा सौदा हुआ हो 100 करोड़ में। तो हम ये थोड़ी करेंगे तूने 40 करोड़ दिए हैं, 100 करोड़ डिवाइड बाई 10, 10 करोड़ करके तेरे को राइट ऑफ करने देंगे? नहीं। तूने अभी कितने दिए? 40, तेरी लाइफ कितनी बची? 10 ईयर्स। तो 40 करोड़ डिवाइड बाई 10 तेरे को कितने का मिलेगा? 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ और 4 करोड़। अब 4 साल पूरे हो गए, मान लो एज पर दैट टर्म्स एंड कंडीशन उसने 4 साल पूरे होने के बाद बाकी के 60 करोड़ और पे कर दिए। तो 5वें साल में जो उसको डिडक्शन मिलेगा कैसे मिलेगा? पहले वाले 4 करोड़ का तो मिलता ही रहेगा, 4 4 4 4 4 ये तो मिलेगा ही मिलेगा। 60 करोड़ के लिए उसके कितने साल और बचे? 10 साल और बचे ना, 6 साल और बचे, 4 गए 6 और बचे। तो 60 करोड़ डिवाइड बाई 6, 10 करोड़ और। तो मतलब 5वें साल से उसको 10 + 4 14 करोड़ का क्या मिलने लग जाएगा? डिडक्शन मिलेगा। समझे कि नहीं? सिंपल है ना, इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। चलो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लेते हैं। भाई पहले तो कितना दे दो? 80 दे दो, फिर 4 साल पूरे होने के बाद रिमेनिंग 20 भी दे दो। पहले 80 दिया, तो जब 80 दिया तब लाइफ कितनी बाकी है? 10। 80 डिवाइड बाई 10, 8 8 8 8, वो तो मिलेगा, सो मिलेगा ही सही। 4 साल बीत गए आपके, अब आपने 20 करोड़ और दे दिए। 20 करोड़ में अब लाइफ कितनी बची है? 6 साल। 20 करोड़ डिवाइड बाई 6, जो भी आएगा वो और डिडक्शन मिलने लग जाए। पुराना वाला 10 मिल रहा है, ये भी और मिलने लग जाए। समझ में आया कि नहीं है? सबको समझ में आया? ठीक है। अब इसमें फर्दर एक्सटेंशन सुनो।
वो रूल, बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनकम टैक्स में सारे हेड पे ही अप्लाई होता है, अगर आप किसी पेमेंट को किसी पर्टिकुलर हेड में खर्चा मान चुके हो और उस खर्चे में से कुछ रिकवर होता है तो वो उसी हेड की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी। ये रूल का 99% एप्लीकेबिलिटी बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही होता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप किसी भी लॉजिक से किसी भी पेमेंट को खर्चा मान चुके हो। जैसे इधर रहा कि मैंने जो पेमेंट किया, अब एग्जांपल लेते हैं सिंपल वाला, सर 100 करोड़ मैंने तो अप फ्रंट मुँह पे मारे सरकार के कि ये लो पकड़ो 100 करोड़, और मुझे बीत चुके हैं अब 6 साल बीत चुके हैं, तो 100 करोड़ डिवाइड बाई 10 करोड़ का मेरा डिडक्शन था। 6 साल बीत चुके हैं तो मतलब कितना डिडक्ट कर चुका हूँ, 60 करोड़। 60 करोड़ में ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुका हूँ, बैलेंस कितना बचा है, 40 करोड़। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो लाइसेंस है उसको मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो डिपेंड 40 से कम में बेचा कि 40 से ज़्यादा में बेचा। कोई नया रूल नहीं सिखा रहा हूँ, कॉमन सेंस जो तुम्हारे मन में है वही बोलना। रूल क्या है कि तू पहले कितने का डिडक्शन ले चुका है, 60 का, तो अगर इस डिडक्शन में से कुछ रिकवर हो रहा है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, है कि नहीं। मान लो मैंने 40 करोड़ का लाइसेंस 60 करोड़ में बेचा, तो 40 तो मेरी WDV बची ही थी, वो तो मुझे रिकवर हो गई, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर कितने मिले मुझे, 20, और ये 20 का डिडक्शन मैं पहले ले चुका था कि नहीं ले चुका था, ले चुका था ना, तो ये 20 मेरे बिजनेस प्रोफेशन की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। सिंपल। सर 70 में बेचा तो इनकम कितनी, 30, 80 में बेचा तो कितनी, 40, 90 में बेचा तो 50, 100 में बेचा तो 60, 110 में बेचा तो 70, 110 में बेचा तो खर्चा कितना माना था, 60, इनकम भी कितनी मानेंगे, 60, एक्स्ट्रा जो 10 है वो आ जाएगा। वेरी गुड, जिसने ये पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। अब सर कम में बेचा तो 40 WDV बची थी, मैंने तो 25 में ही बेचा, कैपिटल लॉस। जिस साल में बेचा ना, ये उस साल का खर्चा, मतलब समझो आप 6 साल तो बीत चुके थे ना, 60 करोड़ तो राइट ऑफ हो चुके थे ना, 40 बचे थे। अगर मैं इस साल में भी इसको नहीं बेचता तो 10 का तो डिडक्शन मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। मैंने इस साल में कभी भी उसको बेच दिया, शुरू में बेचा, मिड में बेचा, लास्ट में बेचा, कभी भी बेचा ना, तो इस साल का डिडक्शन कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कितना मिलेगा, जितने कम में तुमने बेचा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। 40 की चीज तुमने 35 में बेची तो इस साल का डिडक्शन कितना मिलेगा, 5। 40 की चीज तुमने 30 में बेची, 10। 40 की चीज तुमने 25 में बेची, 15। 40 की चीज तुमने 20 में बेची, 20। 40 की चीज तुमने 15 में बेची, 25, सो ऑन। नेगेटिव में तो बेच नहीं सकते ना, तू सर आगे चलो मजा आ रहा है, 15 में बेची, 10 में बेची, 5 में बेची, 0 में बेची, -5 में बेची, ये ले लाइसेंस भी ले ले, ये बेटा पैसे भी ले ले, ऐसा हो सकता है क्या, शुभ एवं ही दे दोगे तो ले लो भैया लाइसेंस तुम्हारा, ठीक है। तो लॉस मैक्सिमम कितने का होगा, 40 का, डिडक्शन कितना माना जाएगा, 40। जितने में बेची, जो कम पड़ा हो इस साल का डिडक्शन। बहुत सिंपल है, और ये चीज़ हर बार आएगी। अब इससे इसके बाद के हर पॉइंट में ये चीज़ आएगी कि यार आप किसी असेट को जिस पे ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है उसके बात नहीं कर रहा। ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट में तो जो WDV है उसमें से जो परचेज किया प्लस करेंगे, जो सेल कर दिया, जितने में सेल किया, कम में किया, ज़्यादा में किया, जितने में किया माइनस कर देंगे, बचे हुए पे क्या लगा देंगे, डेप्रीसिएशन। मतलब एज पर ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट जब आप किसी डेप्रिशिएबल असेट को बेचते हो तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता, जितने बेचा माइनस करो, रिमेनिंग पे क्या लगा दो, डेप्रिसिएशन। एक्सेप्ट इन 2 कंडीशन। कौन कौन सी, या तो असेट बाकी ना रहे, या ये कब है, जब ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है तब। ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट एप्लीकेबल होना मतलब डेप्रिसिएशन लगना WDV मेथड से, जो रेट्स में आपको पढ़ाऊंगा। ये स्पेशल जिनके लिए स्पेशल रूल बना रखे हैं कि 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा, ड्यूरिंग द लाइफ आपको इक्वल डिडक्शन मिलेगा,
इन सब के ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा, इन पे डेप्रिसिएशन परसेंटेज बेसिस पे लग ही नहीं रहा। तो इनके लिए स्टैंडर्ड रूल क्या है भाई कि बच्चों तुम डेप्रिशिएट करते करते किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू तक आ चुके हो, अब अगर तुम उससे ज्यादा में बेच लो तो पहले का डिडक्शन रिकवर हो रहा है, तो इनकम जितना डिडक्शन था उतनी इनकम, उससे बियॉन्ड रिकवर हो रहा है तो कैपिटल गेन, जो उसकी वैल्यू थी उससे कम रिकवर हो रहा है तो जो बचा वो इस साल का क्या मान लो, डिडक्शन मान लो। क्लियर है? ये कॉमन सेंस है, ये जनरल रूल है। अब देखो इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज पूरा लाइसेंस सेल ना करके पार्ट ऑफ द लाइसेंस सेल करती है। मतलब पार्ट ऑफ द लाइसेंस सेल करती है मीन उन्होंने 100 करोड़ में पूरे इंडिया का लाइसेंस लिया था, ठीक है, अब 100 करोड़ राइट ऑफ होते होते 40 करोड़ तो वैसे ही आ चुके हैं, ठीक है, अब वो पूरे इंडिया का लाइसेंस सेल नहीं कर रहे, वो नॉर्थ इंडिया का लाइसेंस सेल कर रही है। कितने में? 10 करोड़ में। नॉर्थ इंडिया का लाइसेंस कितने में सोल्ड कर रही है? 10 करोड़। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? आप ये थोड़ी कहोगे कि सर रिमेनिंग जो 30 है वो इस साल का डिडक्शन। अरे क्यों भाई, रिमेनिंग लाइसेंस भी बाकी है आपके पास, तो फिर क्या करेंगे? जो गया सो गया, जो 10 करोड़ में गया सो गया, रिमेनिंग आपके पास वैल्यू भी बाकी है, रिमेनिंग आपके पास लाइसेंस भी बाकी है। अब जो आपका लाइफ बचा है 4 साल, उसको आप 30 से डिवाइड कर दो, आपका जो बाकी का जो डिडक्शन था वो 30 डिवाइड बाई 4 थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आया? 7.5 7.5 7.5 7.5 नहीं बेचते तो कितना आता? 10 10 10 आता, अब 7.5 7.5 7.5 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें आप कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, तो पूछ लो कि सर हमने पार्ट ऑफ द लाइसेंस कम में बेचा, हमने पार्ट ऑफ द लाइसेंस ज़्यादा में बेचा, हमने मैक्सिमम पार्ट बेच दिया, हमने मिनिमम पार्ट बेच दिया, वैल्यू बची ही नहीं, बहुत ज़्यादा में बेचा। जितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो लगा लो, हम लॉजिकली पहले रूल के हिसाब से सबका जवाब निकाल लेंगे। बोल भाई बोल। पार्ट्स में ड्यूरिंग द लाइफ एक्सपेंस मान लो। बेटा जो लाइसेंस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है आपका। मैंने 100 करोड़ का लाइसेंस लिया तो खर्चा 100 करोड़ थोड़ी माना, 100 करोड़ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस 100 करोड़ को मैं लाइफ ऑफ द लाइसेंस क्या कर रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वही जो डेप्रिसिएशन है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अमॉर्टाइजेशन। शायद आपको पता हो, टेंजिबल चीज़ों को राइट ऑफ करते हो डेप्रिसिएशन बोलते हो, इंटेंजिबल चीज़ों को राइट ऑफ करते हो क्या बोलते हो? अमॉर्टाइजेशन। तो भाई हम अमॉर्टाइज कितना करना है? 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तो ये रेवेन्यू। 100 करोड़ क्या था? कैपिटल। हाँ सुन 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 आप बिल्कुल सही, एक पॉइंट इन्होंने बिल्कुल सही उठाया कि सर कैपिटल गेन में इंटेंजिबल असेट्स में हमने पढ़ा कि लाइसेंस भी मेरा क्या है? इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट है तो फिर तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होना चाहिए कि 3 साल पुराना इंटेंजिबल असेट है तो जितने में बेचा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन करके। बेटा वो दुनिया भर के लाइसेंस के लिए होगा, टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए नहीं होगा। मानेंगे ना? क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 100। गलत बोल रही हूँ, 41 में 1 को तो बोलेंगे ही नहीं, 101 में से 1 को कैपिटल गेन मानेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट से भी ऊपर आया, उसका बेनिफिट कहीं लिया ही नहीं मैंने। तो क्या बोलूँ फिर मैं उसको? क्यों हुआ? एसेट बिका भी तो है तो कैपिटल एसेट ही वो मेरा। बेटा पीजीबीपी के हिसाब से मैंने क्या देखा, आज समझ मेरी बात, मैंने 100 की चीज़ 50 में बेची, तेरा कैपिटल गेन हुआ क्या? हुआ क्या आपका कैपिटल गेन? 100 की चीज़ मैंने 50 में बेची, आपका कैपिटल गेन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और उल्टा क्या दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। पर लॉस कहाँ हुआ? 100 की चीज़ में से 60 तो मैं राइट ऑफ कर चुका था बिजनेस प्रोफेशन में, उस 60 का बेनिफिट तो मैं मेरी बिजनेस की इनकम में से ले चुका था ना। अब उसकी कॉस्ट WDV कितनी बची थी मेरे पास? 40। तो मैं तो बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि 40 तो मुझे रिकवर हो ही रहे हैं, मैं तो 50 में 10 भी तो रिकवर हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 10 कौन से रिकवर हो रहे हैं बेटा? जो तूने किस में से घटाया है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में से। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में से जो घटाया, अगर वो रिकवर हो रहा है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? तो तूने 60 घटाया है तो अप टू 60 तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम
है कि नहीं? मतलब 40 की चीज़ 50 में बिकी, 10 इनकम, 60, 70, 80, 90, 100 तक बिकी तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक की बिजनेस की इनकम। लेकिन अगर वो 110 में बिकी तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो इनकम उतनी ही आएगी ना जितना आपने खर्चा माना था। बियॉन्ड वाला तो अब तेरा 100 का लाइसेंस 110 में बिका तो 10 कैपिटल गेन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, वो अलाउड है, वो कैपिटल गेन है, उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सर अब तो वो तो मिलना चाहिए ना। क्यों भाई, क्यों मिलना चाहिए? 100 का बेनिफिट 10-10 करके उस जमाने में ले तो गए थे तुम, ले तो गए थे ना तुम बेनिफिट, वापस से फिर तुम्हें इंडेक्सेशन भी चाहिए तो डबल डबल बेनिफिट तुम्हारा हो रहा है इसमें, तो वो नहीं करने देंगे। सिंपल सादा रूल है, बिजनेस प्रोफेशन में डिडक्शन लिया है, जितना डिडक्शन लिया है उसमें से कुछ रिकवर हो रहा है तो बिजनेस की इनकम है, उसके बियॉन्ड रिकवर हो रहा है तो कैपिटल गेन है। क्लियर? मैं तो यूँ बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे यूँ पूछो कि मान लो सर तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज़ हैंड रेज करो। ये वाला कोई हैंड रेज नहीं होता, हैंड रेज पूरा वाला करो। हाँ बोलो इंजिला, क्या डिफिकल्ट लग रहा है बेटा? हाँ रुक जा, एक मिनट रुक जा। देखो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रूल बहुत सिंपल है। हम कंफ्यूज पता है क्यों होता है? मेरी गंदी आदत की वजह से। मैं इसको बहुत घुस के पढ़ाता हूँ इन डेप्थ, जितना क्वेश्चन में भी नहीं आता, एग्जाम में भी नहीं आता, उससे ज़्यादा कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, और मुझे ऐसा ही पढ़ाना पसंद है। अब जब हम किसी छोटी सी चीज़ को इन डेप्थ सारे एस्पेक्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है, पर है तो वो छोटी, रूल तो बेसिक वाला छोटा ही है। तो बड़ा होके अगर आपको मैंने ओवरऑल पढ़ाया तो अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, इसका मतलब आप वो बेसिक रूल को 100% नहीं समझ पाए। जब आप वो बेसिक रूल को समझ लोगे तो उसको मैं कितना भी एक्सटेंड करूं आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो पहला बेसिक रूल क्या कहता है? किसी भी चीज़ का बेनिफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन में मिला है आपको, अगर वो बेनिफिट किसी रीज़न से रिकवर हो रहा है तो वो इनकम कितनी मानेंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन उतना ही मानेंगे जितना बेनिफिट मिला, जितना बेनिफिट मिला है उतनी ही इनकम मानेंगे। तो एग्जाम्पल कहाँ ख़त्म हुआ? 100 की चीज़ राइट ऑफ होते होते 40 तक पहुँच गई तो बेनिफिट कितना मिल गया? 60 का। अगर इस 60 में से कुछ रिकवर हो रहा है तो बिजनेस की इनकम मानेंगे। तो 60 तक का बेनिफिट मिला है तो बिजनेस की इनकम भी कितनी मानेंगे? 60 ही मानेंगे। इसके बियॉन्ड बेनिफिट मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। ये बेसिक रूल समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब बता बेटा इंजिला क्या समझ में? अब आ गया बेसिक रूल समझ में आ गया ना अब आपको? अब आप कोई सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ। चलो एक मैं बनाता हूँ, 100 की चीज़ 40 तो 60 राइट ऑफ करने के बाद बची कितनी? 40। मैं पूरा लाइसेंस नहीं बेच रहा हूँ, मैं पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेच रहा हूँ, लेकिन कितने में? 45 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? 45। तो जो 40 राइट ऑफ करने बाकी थे वो तो रिकवर हो ही रहे, 5 और एक्स्ट्रा रिकवर हो गए। वो जो 5 एक्स्ट्रा रिकवर हो रहा है उसका मैं डिडक्शन ले चुका हूँ कि नहीं ले चुका हूँ? ले चुका हूँ ना। तो ये 5 बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है कि नहीं? देखा क्या जाएगा? सर कॉस्ट भी पूरी रिकवर हो गई और लाइसेंस भी बचा हुआ है। अब जो लाइसेंस बचा हुआ है उसका डिडक्शन 0। अरे बेटा डिडक्शन क्या होता है कि सर मैंने मेरी जेब से 100 रुपये खर्च किए हैं ये इनकम कमाने के लिए, तो इस इनकम में से 100 रुपये माइनस होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बेटा तेरे 100 रुपये में से 45 रुपये तो तुझे किसी और ने दे ही दिए ना, तो फिर माइनस कितना होना चाहिए? 55। 100 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 55। तो माइनस कितना होना चाहिए? 55। पर तू पहले के ज़माने में 60 माइनस कर चुका है तो 5 प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा। और समझे कि नहीं? और कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो बना लो, नहीं बन रहा। नहीं देखेंगे, इसके ऊपर ब्लॉक ऑफ असेट एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा। ब्लॉक ऑफ असेट जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसके लिए WDV की रेट गिवन है, इसमें तो डिडक्शन की ईयर गिवन है।
तो इस पर ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। बहुत छोटे से टाइम के लिए अपन बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी पूछो, और अगर नहीं है तो कल बना के आ जाना पूछना। लेकिन यही टॉपिक जब मैंने उनको पढ़ाया था ना, खा गए थे मेरे को, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, मर गया था मैंने जाने कैसा होगा इनके साथ। तो ठीक है, अच्छी बात है वो, मतलब मेरे को होता है कि यार तुम भी पूछो ना ऐसा कुछ। हाँ क्या कह रहा है, चलो आगे बढ़े अपन। हाँ बोल बेटा, जिस चीज के लिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ तो याद रहेगा ना। पेटेंट एंड कॉपीराइट 1988 के पहले, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस कभी भी, तो यही तो पढ़ा, बाकी सब पे ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट कैपिटल एसेट होता है, उस पर ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट 25% होती है आम जिंदगी। मेंटोस किसके लिए, पेटेंट और कॉपीराइट 1988 के पहले इररिलेवेंट। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस आज भी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। हाँ क्यों मानेंगे बेटा यार, कैसे कंफ्यूज हो रहा है यार। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस के लिए मुझे कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदना है, मैंने खरीदा, आम जिंदगी ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट लगेगा। लेकिन इसी बिजनेस के लिए मैंने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस भी खरीदा, तो उसके ऊपर ये स्पेशल रूल है ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। समझा कि नहीं समझा, है ना? ओके। सेवन और 8 हो गया, इसके नीचे ये 2-3 लाइन लिखी हुई है, पढ़ना क्या है ये? वही आम जिंदगी लिखी हुई। चलो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। कौन सी? वो अब्दुल सर की एडी आ गई, है ना? सेक्शन 35 एडी क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कैपिटल वर्ड ऐड कर लो उसमें। 35 एडी में 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये रहे भाई 14 स्पेसिफाइड बिजनेस 1 से लेके। आम जिंदगी आप कोई सा भी बिजनेस करो, उसके ऊपर जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उस पे आपको मिलता है डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग पे 10%, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25%। लेकिन अगर वो बिजनेस इस लिस्ट में शामिल है, इन 14 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस है, तो सरकार कहती है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पहले साल में 100% अलाउ, कोई टुकड़ों में जीने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात बुरी बात? बहुत अच्छी बात। ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया कि जिसमें मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करूं वो पहले साल में रिकवर हो जाए? है क्या कोई बिजनेस? कोई भी नहीं। इवन पहले के सालों में तो उसका रिकरिंग एक्सपेंस कवर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और ये 14 बिजनेस के लिए ऐसा सरकार कह क्यों रही है? मतलब कहीं ना कहीं ये कह के सरकार एनकरेज कर रही है कि नहीं कर रही कि करो बेटा इन 14 में से कोई एक बिजनेस करो, यही है कि नहीं है? तभी तो ये रूल बनाया। तो सरकार ये इंकरेज क्यों करेगी कि ये 14 बिजनेस करो? क्योंकि देश में इन बिजनेस की क्या है? कमी है। हमारे देश को इन बिजनेसेस की जरूरत है। अब सर हमारी 160 करोड़ की आबादी वाला देश, 40 ही है क्या अभी तक? 2-3 साल में हो जाएगी, टेंशन मत लो। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, उसमें से 14 बिजनेस नहीं कर सकते क्या लोग? 140 करोड़ और 14 बिजनेस ये नहीं कर सकते? अरे भाई कोई इनमें हाथ डालना पसंद नहीं करता। हाथ डालना क्यों पसंद नहीं करते सर? क्योंकि ये बहुत करोड़ और करोड़ वाले बिजनेस है।
या तो इनमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, या इनका प्रॉफिट रेशियो बहुत कम है, या किसी को ये बिजनेस करना आता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं आप ये करो, बेनिफिट दिया कि जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड। तो अगर ये करोड़ 2 करोड़ वाला है तो एक पॉइंट तो यूँ समझो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब सारा हुआ होगा। अगर इस बिजनेस में धन प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी जो मार्जिन है वो बहुत कम है। क्या हो गया टाइम? हाँ ठीक है, छोड़ो। तो इसका मतलब ऑलरेडी मार्जिन बहुत कम है। इट मीन्स अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो या तो मैं उतना ही नहीं कमा रहा हूँ कि जितने मेरे डे टू डे खर्चे हो रहे हैं, और अगर कमा रहा हूँ तो बहुत कम कमा रहा हूँ। उसके ऊपर तुम कह रहे हो कि 100% कैपिटल रिडक्शन, तो तुम्हारा तो देना ना देना बेकार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मान लो मैंने 100 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया, उस 100 करोड़ से 15 करोड़ की इनकम हुई। 15 करोड़ की इनकम कमाने के लिए 12 करोड़ के तो खर्चे ही हो गए, 3 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था। तुम कह रहे हो 100 करोड़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 100% अलाउड। तो नतीजा क्या निकला? 3 करोड़ की इनकम में से 100 करोड़ माइनस के ऊपर 97 करोड़ का लॉस। सर लॉस है, यस। सर्फ एक्सेल के दाग ये तो अच्छे होते हैं, अरे खाक अच्छे होते हैं। इसमें एक रूल है। क्या रूल है? कि इन 14 बिजनेस का लॉस सिर्फ इन 14 में ही एडजस्ट होगा, किसी और बिजनेस में एडजस्ट नहीं होगा। नहीं तो अंबानी जी और अडानी जी को तो मजा आ जाएगा, वो तो उनके जो करोड़ और करोड़ के इनकम होगी वो इस लॉस से क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। तो नहीं कर पाएंगे, नॉट अलाउड। तो सर फिर तो ये रूल ही बेकार हो गया, क्योंकि आप बिजनेस के लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 साल तक तो हम ये 3, 4, 5 इतना ही कमाएंगे, तो 100 करोड़ के लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे? और इवन किसी बिजनेस में तो शुरुआत के सालों में इटसेल्फ लॉस होता है, और उस लॉस को रिकवर करने में ही 4-5 साल लग जाते हैं। तो फिर ये 100 करोड़ का लॉस तो मेरे किसी काम का ही नहीं, इससे अच्छा तो डेप्रिसिएशन ही अलाउ कर देते। तो इसका अगला रूल कि ये वाला लॉस सिर्फ 14 बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, और दूसरा रूल कि इसका लॉस इनडेफिनिट ईयर्स तक क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड, जिंदगी भर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इसको। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कल अपन डिस्कस करेंगे कौन से 14 बिजनेस है। ठीक है, बाय टाटा सी। अच्छा